शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक वितान का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जूझ, जिसको लिखा है मराठी के प्रसिद्ध कथाकार आनंद यादव ने। जूझ उनका उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास है। इस पाठ में तो कुछ अंश ही दिए गए हैं इस उपन्यास के। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह मराठी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था। जूझ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। इस पाठ में किशोर होते हुए लेखक के जीवन के संघर्ष का वर्णन है। लेखक पढ़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिर भी लेखक ने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे और आखिरकार एक साहित्यकार बन गए। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। किसका मन तड़पता था? लेखक का, पढ़ने के लिए। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दादा कौन? मराठी में दादा पिताजी को कहते हैं कि पापा के सामने हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे लेखक कि मुझे पढ़ना है। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। हड्डी पसली एक करना यानी कि बहुत पिटाई करेगा अगर मैंने ऐसा सवाल उनके सामने रखा। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं इसी वाट में रहता था कि कोई मेरे दादा को समझा दे, मेरे पिताजी को बता दे कि बच्चे को पढ़ाओ। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। यानी कि दादा के समय ज़मीन ज़्यादा थी, जैसे ही उनके लड़के हुए ज़मीन बढ़ती गई। और आगे भी लेखक यही बताना चाहते हैं कि ज़मीन ज़्यादा तो हिस्सों में बढ़ती चलती है, वो तो कम ही होती जाती है। और ऐसा उसके अंदर कुछ लाभ भी कम होता है। और वास्तविकता भी है। हम खेतीबाड़ी करने वालों को देखते हैं कि खेतीबाड़ी में जो आधुनिक भौतिक वस्तुएं हैं वो हम नहीं जुटा पाते, बच्चों को सही ढंग से परवरिश नहीं दे पाते, या जो हमारे खर्चे हैं वो अधिक होते हैं, वो खेतीबाड़ी से वो पूरे नहीं हो पाते। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। धंधा कारोबार यानी बिजनेस कि पढ़ लूँगा तो या तो नौकरी लग जाऊंगा, नौकरी नहीं लगूंगा तो कोई बिजनेस कर लूँगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। लेखक के अंदर यही बातें चलती रहती थी कि किसी प्रकार मैं पढ़ सकूं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्लू चलाना होता। कोल्लू चलाते थे बेलों के पीछे ऐसे हाँक करके। दिवाली के बाद ईख है वो पक जाती है, काट करके तैयार की जाती है, फिर उसमें से रस निकाला जाता है। कोल्लू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी कि पहले ही ईख का रस निकाल के गुड़ बना लेंगे तो वो मार्केट में जल्दी बिक जाएगा और उसके दाम सही मिल जाएंगे। यही उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायात हो जाती, यानी कि बहुत सारा गुड़ हो जाता, भाव नीचे उतर जाता, उनके रेट हैं वो कम हो जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता था कि 1 नंबर का अच्छी क्वालिटी का, फिर सेकंड क्वालिटी का। और जो हमारे खेतों पर ही बनाए जाने वाले जो 3rd क्वालिटी के गुड़ थे उनकी तो कोई पूछ ही नहीं थी, उनके रेट कम ही लगते थे। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे, बाकी वाले दूसरे तरीके से सोचते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ और दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा होता जाता है, जिसके कारण गुड़ अधिक होता है। तो वो बाद में कोल्लू से रस निकालते थे। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, कि गुड़ ज़्यादा की बात नहीं है। भाव ज़्यादा तब होगा जब मार्केट में गुड़ कम होगा। हम पहले ही गुड़ बना करके बेच देंगे तो पैसे आ जाएंगे हमारे पास। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू हो जाता, इसकी सबसे पहले गुड़ हम ही बनाते थे। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हो गया। हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। यानी कि हमने जल्दी से गन्ने काटे, उसका रस निकाला, गुड़ बनाया और मार्केट में बेच दिया और उस काम से फारिग हो गई। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। एक दिन की बात बता रहे हैं लेखक कि जो गांव के सारे लोग थे, धूप थी, सारे सोए हुए थे अपने घरों में। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। पशुओं के गोबर से कंडे थापे जाते हैं, बाद में आग जलाई जाती है उनसे। मैं बाल्टी में पानी भर भर के उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम।
हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से करनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। अकेला था, लेखक के मन में तो वही विचार थे पढ़ने वाले, तो उन्होंने अपनी माँ से कह दिया पढ़ने के बारे में। ये देखो लेखक की माँ यहाँ कंडे थाप रही है, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया बच्चा पानी लेके आ रहा है। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला, बरहेल होता है जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। जंगली सुअर यानी कि पिता का डर माँ को बहुत लगता था। अब मल्ला, मल्ला होता है खेती करना, कि सभी काम बीत गए, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। माँ कहती है कि पढ़ाई की बात कैसे करूँ, कितना गुस्सा करता है आपके पिताजी। तो उन्होंने कहा कि अब खेत के काम तो है ही नहीं, अब तो खाली हूँ, मैं पढ़ाई कर लूँगा, इसलिए कहता हूँ तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहें। दत्ताजी राव यहाँ कौन है? गांव का मुखिया। बहुत रोब है उनका, सभी डरते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा न्याय भी वो करते हैं। आज ही रात को उनसे यहाँ मिलने चलेंगे। लेखक ने कहा अपनी माँ से, मैं चलूँगा तेरे साथ, तुम उन्हें सब कुछ समझा कर बता देना। तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे, पिताजी को वो समझा देंगे, हम सारी की सारी बात दत्ता को बताएंगे और आज रात को ही उनके घर चलेंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। उनको डर लग रहा था कि क्या पता उनको पता चल जाएगा कि हम दत्ता के घर गए तो फिर वो तो हमारी पिटाई कर देंगे। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई नहीं लाभ, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी कि मैं पढ़ाई को लेकर कितना चिंतित था, कितना मेरा मन करता था। माँ को इस बात का पता था। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी कि 7 तक की कक्षा तो मैं पास कर ही लूँगा, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था, कि पिताजी के आगे हमारा कुछ बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया, सारी बात बता दी कि लड़का पढ़ना चाहता है लेकिन इसके पिताजी हैं वो उसको पढ़ने नहीं दे रहे। वे भी इस बात से सहमत हो गए कि हाँ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं। रखमा बाई कौन? नाचने गाने वाले कोई औरत है, उसके पास समय बिताते हैं। खेती के काम में हाथ नहीं लगाते, कि खेत का काम खुद करते ही नहीं है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। लेखक ने बताया कि मेरे पिताजी खाली रहना चाहते हैं, कि उनको काम ना करना पड़े, सारा काम मैं कर दूं, इसलिए मुझे पढ़ना लिखाना है वो मेरा बंद करवा दिया गया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख, कि मेरे पास भेज, मैं बताता हूँ किस प्रकार आपको नहीं पढ़ने दे रहा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की धुलाई कर ली तो 2 महीने में ही 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। 5वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी लेखक ने। तो लेखक बताते हैं कि अब जनवरी का महीना है, 2 महीने में ही तैयारी कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस था उनको और इतनी पढ़ाई की लगन थी लेखक के मन में कि अब भी मेरा 1 साल खराब नहीं होगा, इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम ही नहीं है, मेरे पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया, कि एक खेती के काम में पिताजी के कारण 1 साल मेरा बर्बाद हो गया था, वरना मैं तो अब 6ठी क्लास में होता। ठीक है ठीक, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। छोरा होता लड़का, कि हे लड़के आप भी, यानी कि आनंद को बोल रहे हैं कि आप भी आ जाना उसके जाने के तुरंत बाद। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें आपको कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा कि हम आपके पास उनकी शिकायत लेकर आए हैं। ये बात हमारी पिताजी को मत बताना। आप ये बताना कि कोई सब्जी लेकर के आज दिन में वो आए थे हमारे पास। ठीक है ठीक, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा अपने आप। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, आप घर जाओ, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर दे देना कि जब वो पिताजी आए तो थोड़ी देर बाद आप भी आ जाना, और कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं तो उसका उत्तर दे देना, डरना नहीं। नहीं जी, लेखक ने कहा, नहीं डरूंगा। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आए, कि रात के 1 घंटा व्यतीत होने के बाद पिताजी घर पर आए। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा,
साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक यहाँ कौन, पति, कि तुम्हारा पति दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना कि आपको बुला रहे थे, वो कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा, बड़ी बेचैनी सी, कि कोई काम था क्या? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो माँ ने कहा, संवादात्मक शैली है, कि मुझे तो नहीं बताया, तो मैं हो आता हूँ, चलो मैं देख कर आता हूँ, कोई काम होगा। तब तू रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना। गणपा यहाँ पर कौन? गणपा यहाँ पर लेखक का नाम ले रही है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। माँ ने समझदारी से कि अब वो चले गए हैं और पीछे से चले जाओ और ये बोलना कि माँ ने खाने पे बुलाया, आ जाओ। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, कि मेरा वेट कर रहे थे। क्यों आए रे छोरे? सरकार ने भी ऐसे कि पता ही ना हो जैसे कि हमसे बात हुई थी या मेरे को कहा था कि बाद में पिताजी के साथ साथ आना, कि क्यों आए हो भाई लड़के? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, कि मैं मेरे पिताजी को खाना खाने के लिए बुलाने आया हूँ। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है, वह मेरे पास की अभी मेरे पास आया, बैठ जा, आप भी बैठ जाओ। जी मैं बैठ गया। लेखक बैठ गए। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। लेखक ने उत्तर दिया कि 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाता। क्यों रे, क्यों नहीं जाते स्कूल? दत्ता ने पूछा। दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई है नहीं ना, कि खेतों में काम करने वाला नहीं है, पिताजी ने मना कर रखा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। पहले कहा था ना कि डरना नहीं, सारे क्वेश्चन के आंसर बिना डर के देना, तो लेखक दे रहे हैं। क्यों रतनपा? रतनपा यहाँ पर कौन? लेखक के पिता। भाई क्यों बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं भेज रही? उनके कहने का मतलब, हाँ जी यही कारण है। फिर तू क्या करता है? लेखक के पिताजी को दत्ता ने कहा कि आपका क्या काम है? सरकार ने दादा से जिरे करना शुरू कर दिया, आपस में बहस करनी शुरू कर दी, तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। इतिहास कौन सा? कि मेरे पिताजी ही मुझको खेतों के कामों में लगाए रखते हैं, पढ़ने नहीं भेजते। ये सारी बातें अपने आप बाहर निकल आई। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, खूब खरी खोटी सुनाई। देसाई के मल्ला खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। पहले देसाई यहाँ की खेती बाड़ी करते थे, अब वहाँ काम छोड़ने के बाद तो कुछ भी काम नहीं करते हैं खेतों के अंदर। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, कि मन लगाकर खेत में काम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किसी तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया कि दत्ता जी ने यह कह दिया कि ना खेतों में मन लगाकर काम करते और ना लुगाई, यहाँ पर कौन? उनकी पत्नी की पत्नी, और बच्चों को खेतों में काम करवाते हो, और आप आज़ादी से गांव में घूमते फिरते हो। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया, कि वो जैसे ही बताते हैं कि करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो उन्होंने तुरंत उनके जवाबों का उत्तर देते हुए उनके जवाबों को काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कि सुबह उठते स्कूल जाना, आपको कुछ भी हो पूरी फीस भर दे। उस मास्टर की, पिताजी को कहा कि मास्टर की पूरी फीस दे दो अपने, उनके टीचर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, यानी कि 1 साल ये बर्बाद ना हो जाए। मन लगाकर पढ़ना, कहीं फेल हो जाओ, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, कि मेरे पास आ जाना, मेरे घर पर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, कि सुबह शाम काम कर देना, और पाठशाला जाते रहना, कि यहीं से पढ़ लेना, ही अगर ये नहीं पढ़ाता तो मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ताना मार रहे हैं कि अधिक बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, कि आपके साथ अच्छा खेतों में काम करवाता है, गाली गलौज करता है, पिटाई भी करता है, और स्कूल नहीं भेजता। मैंने मना कब किया है जी? जैसे ही इतनी सुनाई और कहा कि मेरे घर आ जाना, उनके पिताजी ने कहा, मैंने पढ़ाई से मना कब किया? जैसे ही उन्होंने तो अपनी राय बदल दी। इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है, कि मेरी नज़रों के सामने रख रहा हूँ। ये ऐसे व्यवहार में गलत हो गया था, आदत गलत पड़ गई थी इसको। कैसी आदतें? कि कौन सी आदतें पड़ गई थी? चाहे जैसी यहाँ वहाँ कुछ भी करता है,
कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया कि पिताजी ने कहा कि मैं कैसे पढ़ाऊँ इसको, ये तो ऐसे ऐसे काम करता है, कंडे बेच रहा है, चारा कटा हुआ बेच देता है, फिल्में देखता है, खेल खेलता है, खेती में काम ही नहीं करता, इसीलिए तो मैंने स्कूल नहीं भेजा। क्यों रे छोकरे? दत्ता ने सीधे मेरे से पूछा। भाई हाँ लड़के, क्या बात है, ऐसा काम करता है? नहीं जी, लेखक ने उत्तर दिया। कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे एक बार तो ऐसे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोंक दिया। यानी कि बप्पा भी ऐसे, उनके पिताजी वो ऐसे ही ठोक रहे थे, तो बेटा पीछे कहाँ से रहने वाला था। उन्होंने भी कुछ सही और कुछ झूठ बता दिया कि मैं तो एक बार सिनेमा गया था, जैसे कपड़े लेने के लिए गया था, और माँ के जो कंडे बीने हुए थे उनको बेचकर, क्योंकि ये तो पैसे देते ही नहीं है हमें, उनके ऊपर ही बात थोप दी उल्टी। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ कभी, ना पास हुआ यानी कि फेल तो नहीं हुआ है? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा था कि एक साल परीक्षा मैंने दी ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं, वो साल मैं पीछे हूँ और फेल नहीं हुआ था। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाना शुरू कर। कि लेखक को दत्ता ने कह दिया कि अब घर जाओ और सुबह ही स्कूल जाने की तैयारी करो। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? कि बच्चा है, अब तक छोटा है, एक दो बार कोई गलती हो जाए तो क्या उसका पढ़ना लिखना बंद कर दोगे? ऐसा सुना लेखक ने जब वो बाहर जा रही थी। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। तो उनके पिताजी ने स्वीकार कर लिया कि आपके कहने पर कल से मैं स्कूल भेज दूंगा आनंद को। देखते ही एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें भी बना रहे हैं कि हाँ देख लेता हूँ एक वर्ष स्कूल भेज के कुछ सुधार हो जाए, वरना तो ना जाने लेखक कितना ही बिगड़ा हुआ है। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला, उनकी चलने वाली तो थी नहीं अगर कौन सा भी बहाना बनाए, लेकिन दत्ता जी ने खूब खींचकर उनको बात कही थी। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, वापिस आकर घर खाना खाते हैं, और खाना खाते खाते ही आनंद से एक वचन भी ले लिया। पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए। कि पाठशाला अगर आप जा रहे हो तो 11 बजे स्कूल खुलेगा, उससे पहले खेतों में जितना भी काम है वो करोगे। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत के अंदर पानी लगाना है, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना है, खेत से ही स्कूल में जाओगे। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर ले आना, छुट्टी होते ही। ये देखो यहाँ दत्ता जी बैठे हैं खाट के ऊपर और नीचे उनके पिताजी बैठे हैं, वहाँ लेखक खड़े हुए हैं, ऐसे समझाते हुए नजर आ रहे हैं। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर होते हैं पशु। कि घर पर बस्ता रखकर सीधे खेत जाओगे और पशुओं को चराओगे। कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, कि ज़्यादा काम हो गया तो उस दिन आप की गैर हाजिरी होगी, जाने नहीं दूंगा स्कूल। समझे? मंजूर है क्या? कि अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो स्कूल जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे कि लेखक को मंजूर है ये उनके पिताजी की शर्तें, किस प्रकार वो स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे। आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा।